हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट्स एंड लॉजिक्स। हमने लास्ट सेशन में अपना 9th क्लास की सीरीज शुरू की है ना। तो आपको सभी को पता है, मैं तो बायो आपकी कवर करवाऊंगी। लास्ट सेशन में हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे बायो के। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर शुरू किया, उसके कुछ टॉपिक्स कवर किए। ठीक है, तो हमने कहाँ तक क्लास किया था आपको पता ही है, यहाँ तक क्लास कर लिया था। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट करेंगे। अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, जो भी इसके असाइनमेंट्स रहेंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर बैक एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इसका सारा मटेरियल। ठीक है, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, नहीं तो हम लाइव क्लास में भी अपना कवर करेंगे। कुछ टॉपिक आज की वीडियो में अगर हो जाएंगे, होप सो अगर सारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है तो ठीक है, नहीं तो हम अगली क्लास में इसको कवर कर लेंगे। इसी के साथ आप जुड़े रहिएगा, हमें सपोर्ट करते रहिएगा कि इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस लाते रहे। ठीक है, तो करें शुरू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। शेप साइज सेल्स का अब सभी को पता है, हमारी बॉडी में तो कितने सारे सेल्स हैं, सभी को ये पता है ना। तो क्या उस सभी सेल्स का साइज सेम है, शेप सेम है? नथिंग, ऐसे तो नहीं है ना। तो देखो, अब देखो, ये हमारा मसल सेल है, ये आपका एक मिनट, हाँ जी, ये आपका मसल सेल है। तो देखा जाए तो इसका शेप ओवम सेल के साथ रिलेट कर रहा है, नहीं ना। तो इसका मतलब सभी सेल्स का शेप साइज क्या है, डिफरेंट है। सभी का फंक्शन भी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, ये हमारा कौन सा सेल है, सभी को ये पता है, ये हमारा नर्व सेल है, क्योंकि ये लॉन्ग चेन बनाता है ना पूरी। ये सिंपेस एक्सोन टर्मिनल होते हैं इसके, ये इसके इम्पल्सेस की डायरेक्शन है। ये आपके न्यूक्लियस है, ये बॉडी होती, सेल बॉडी है, इसमें भी एक्सोन होते हैं, आउटर कवर। ठीक है, ये एक आपकी पूरे लॉन्ग चेन बनाता है। ठीक है, ये आपके रेड ब्लड सेल्स है। व्हाइट ब्लड सेल्स भी तो अपने फिक्स शेप में तो नहीं होते, व्हाइट ब्लड सेल्स भी क्या करते हैं, चेंज करते हैं शेप साइज को, है ना। ये तो सभी को ही पता है। ये हमारे बोन सेल है, ये आपका ओवम सेल है, ये आपका ओवम सेल है। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ये सभी सेल्स की शेप साइज फंक्शन सभी क्या अलग है। ठीक है, तो रीड आउट कर ले। The shape of the cell may vary depending upon the type of function and they perform in an organism। कहते सेल्स की जो शेप है वो डिपेंड करती है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेल्स जो है वो कैपेबल होते हैं अपनी शेप को चेंज करने के लिए। एग्जाम्पल अमीबा है, ठीक है, एग्जाम्पल व्हाइट ब्लड सेल्स है। ठीक है, ये सेल्स आपके क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, एक फिक्स शेप पे नहीं रहते। अब जैसे देखो, एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, अमीबा कुछ सॉरी कौन सा कलर बनाऊँ, हाँ जी इसका बनाती हूँ। ये आपका कुछ इस तरह का मैं अमीबा बना रही हूँ। ठीक है, अगर ये अमीबा इस टाइप का अभी, तो ये थोड़ी देर बाद आपको पता कैसे दिखेगा, इस टाइप का दिखने शुरू हो जाएगा। मतलब अमीबा भी जो है वो अपनी शेप क्या करता रहता है स्टूडेंट, चेंज करता रहता है। तो वही एग्जाम्पल है। ठीक है, आप देख सकते हो एग्जाम्पल। आई होप आपको इतना समझ आया कि व्हाइट ब्लड सेल्स एंड अमीबा कैन चेंज द शेप एंड ऑन द ऑन।
आई होप आपको इतना कवर हुआ पहला। चलो नेक्स्ट करेंगे अब हम ना, हाउ कैन सेल परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब सेल्स कैसे परफॉर्म करते हैं और क्या डिफरेंस है उनमें, ठीक है। सो सेल्स जो है आर कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग अ मल्टीपल फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। जो सेल्स हैं वो मल्टीपल क्या करते हैं, फंक्शंस करते हैं, और उसके लिए हर एक ऑर्गन का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। अ सेल कंटेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स व्हिच आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। जो ऑर्गेनेल्स होते हैं बच्चे, जो आपके ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ना, वो सेल्स के कंपोनेंट्स को, सेल्स के कंपोनेंट्स को अलग अलग रखता है। क्यों रखता है, क्योंकि जो सेल का फंक्शन हो रहा है वो सभी ऑर्गन्स का क्या डिफरेंट डिफरेंट है। अब आप सुनो, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में आपको पता ही है कि ह्यूमन बॉडी के सब ऑर्गन के अलग अलग फंक्शन है। ब्रेन का अलग फंक्शन है, हमारे किडनी का अलग फंक्शन है, आई एम सॉरी, किडनी, लीवर, हार्ट का सभी ऑर्गन्स का आपका अलग अलग फंक्शन है, क्योंकि बॉडी में डिजेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है, और भी कई सारी चीजें हो रही हैं। तो वो भी इसीलिए वो इन कंपोनेंट्स को अलग अलग रखते हैं कि इसका जो मर्ज ना हो, है ना। तो ये टाइम टू टाइम अपना जो काम है वो करते रहे। सेल्स की बात कर रहे हैं ना। Each organelles in the cell can perform different function, वही बात कि different function होते हैं, making a new clearing waste of the cell, कि न्यू सेल कि मेकिंग, हाँ कि न्यू सेल्स बनेंगे, कि उसकी क्लीनिंग वगैरह होगी, उससे फिर वो अपना फंक्शन करता रहेगा, ठीक है। Those organelles allow a cell perform several kind of activity in an organism। मतलब organism means कि ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज अपनी करती रही। जो ऑर्गेनेल्स है वो अपने फंक्शन या डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी रोजाना बड़ी जिंदगी में अपनी उनकी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में करते रहे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं ना ऑर्गेनेल्स, सभी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। होप सो आपको इतना समझ आ गया। चलो नेक्स्ट करेंगे। हाँ जी, अब आ रहा है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो दिस, पहले पिक्चर देखते हैं हम। ये क्या आपका, व्हाट इज दिस, क्या है ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा रेज करके बताती हूँ। कलर मैं अपना लूंगी वही, भी नहीं, अभी मत देखो, मोटा मोटा पहले हम समझेंगे फिर रीड आउट करेंगे। नहीं टेंशन नहीं लेने की, मैम ने रीड आउट नहीं किया बट हम रीड आउट भी करेंगे। पहले मैं इसको समझाऊंगी आपको, ठीक है। चलो देखते हैं। आपको पता ना कि हम एनिमल सेल्स को बच्चे राउंड शेप में देखते हैं, हाँ जी, और हमारा जो प्लांट सेल है वो किस टाइप का होता है, मैं बनाती हूँ पहले। इस तरह का होता है, इसके अंदर अलग कलर यूज करेंगे, फिर मैं रेड लूंगी। ये अंदर वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये अंदर वाला पार्ट है, ठीक है बच्चे, हाँ जी, ये हो गया इसका अंदर वाला पार्ट। ये आपका प्लांट सेल, ये आपका एनिमल सेल, ठीक है। अभी तो हम प्लांट सेल की बात करेंगे जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जाएगी। सो एनिमल सेल में भी इसका अंदर वाली कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो अब इसमें भी मैं आपको भी बताती हूँ। अब ये वाली जो कवरिंग है ना, ये वाली, ये जो रेड से मैंने की है, ये होगी आपकी आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा
मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। दिस इज दिस पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट ऑफ दिस प्लांट सेल आउटर कवरिंग ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये वाला पार्ट है ना आपका अंदर वाला पार्ट, इसे ही हम आउटर कवरिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये आउटर कवरिंग ही हमारे सेल्स के कंपोनेंट्स को अलग अलग क्या करके अलग अलग पार्ट्स में रखती है, क्योंकि जो सेल्स है वो इस तरह की होती है ना, सभी को पता है। और ये जो कवरिंग ही है, ये जो आपकी कवरिंग ही है, यही इन सेल्स को अलग अलग करके रखती है, क्योंकि ये सभी को क्या इनके जो फंक्शंस है वो क्या अलग अलग है स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ। अब बेटा यही चीज को मैं अगर जूम करके देखो तो वो ये चीज बताएगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर इसको ही आप थोड़ा जूम करके देखें तो आपको ये चीज मिलेगी, ठीक है। चलो समझ आ गया सभी को। चलो अब हम रीड आउट कर लेते हैं। चलो, this is the outermost covering of cell separate the content cell from external environment, कि वो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उसे सेपरेट करके रखती है कि उसके जो कंपोनेंट्स है, जो उसकी आउटर कवरिंग है, वो कोई भी उसको मतलब नुकसान ना पहुंच सके और वो अपना काम करता रहे, ठीक है। हर ऑर्गन अपना अपना काम करता रहे, कि जो उसकी आउटर कवरिंग है, ये सेल ना मान लो, ये जो इसकी आउटर कवरिंग है उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग करके क्यों रखता है, कि जो ऑर्गेनेलिज है या ऑर्गन्स है उसका अपना काम करते रहे, ठीक है। The plasma membrane allow permit entry the exit some material and outside the cell membrane is called selectively permeable membrane। इसको देखो, अब selectively permeable membrane का मतलब क्या, कि सेल के अंदर कोई चीज आ रही है या बाहर जा रही है, अंदर आ रही है या बाहर जा रही है ना, उसको मतलब कुछ सेल्स उन चीजों को सिलेक्ट करके रखा होता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने या सेल्स ने, कि जो चीज अंदर जाएगी बाहर जाएगी, ठीक है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टली परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अलो करती है चीजों को आने जाने के लिए अंदर बाहर सेल के अंदर, ठीक है। अलो और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री अलो द एंट्री या एग्जिट, ठीक है। वो चीज जो अलो करती है कि मटेरियल को अंदर या बाहर आने में, उसे ही हम सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी थिंग्स, कुछ ऐसे जो मटेरियल है उनको उन्होंने क्या करके रखा होता है, सिलेक्ट करके रखा होता है, ठीक है। चलो, इट इज अ फाउंड इन अ बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल, ये एनिमल सेल में भी है प्लांट सेल में भी है। It is a highly flexible living membrane made up of organic molecule, protein and lipids. This is important point for you. This is a, उन्होंने बोला कि ये एक हाईली फ्लेक्सिबल है। क्यों फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये चीज को अंदर बाहर जाने में हेल्प करता है। और ये किससे बना है, प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ेंगे। इतना आपको आई होप ये भी इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपको। ये भी पता लग गया सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन जो चीजों को अलो करना और एग्जिट करना, कुछ ऐसे मटेरियल को सिलेक्ट करके रखना जो सेल के अंदर भी जा सके और बाहर भी आ सके, उसे हम सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये फ्लेक्सिबल होते हैं और ये किससे बनी होती है, प्रोटीन एंड लिपिड से बने होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, आगे है मैं हाउ कैन सब्सटेंस मूव इन अ सेल। अब हमने देखा कि कुछ सिलेक्टिव परमेएबल देखा, सॉरी सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन देखा आपने। तो आपने देखा कि
उसमें से क्या कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स मूव आउट कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर, इन एंड आउट हो रहा है उसमें, ठीक है। तो वही चीज है कि अब कैसे सेल्स जो है वो मूव वगैरह करते हैं, ठीक है। सो डिफ्यूजन, इसमें सबसे पहले आपका आ गया डिफ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट of molecules from a region higher concentration to lower concentration to separate uniformly in given space, ठीक है। समझ आया कि वो पार्टिकल जो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर जाते हैं या मूव करते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। देखो एक बिक्कर लिया, ये पानी है इसमें, दूसरा बिक्कर लिया, ये पानी है इसमें, अब इसमें क्या है, वाटर की कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा, पार्टिकल्स क्या है, हायर कंसेंट्रेशन, पार्टिकल्स भी इसमें ज्यादा। एक मिनट, मैं फिर से बनाऊंगी, पार्टिकल्स क्या है इसमें, ज्यादा, ठीक है। इसमें देख लो, इसमें पार्टिकल्स क्या है, कम है। यहाँ इधर आपकी हाई कंसेंट्रेशन है, ठीक है, इधर आपकी लो कंसेंट्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल्स है ना, वो कम क्या करेंगे, कम कंसेंट्रेशन वाली साइड जाएंगे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अब इस पिक्चर में भी देख लेना, देखो, सॉरी, देखो ये हाई कंसेंट्रेशन है और ये पार्टिकल्स किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, आपके लो कंसेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। डिफ्यूजन क्या, जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाते हैं उसे हम बोलेंगे डिफ्यूजन, उसे क्या बोलेंगे हम, डिफ्यूजन, ठीक है। चलो आगे करें, अब आ गया आपका ऑस्मोसिस, उसमें आपने पार्टिकल्स देख लो, अब हम ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का कुछ इस तरह का डायग्राम है, जब पिक्चर लगाई मैंने कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रीजन लो कंसंट्रेशन वाटर या लो वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसमें ऑस्मोसिस में भी, ऑस्मोसिस ये पढ़ेंगे अभी हम, ऑस्मोसिस में क्या होता है बच्चा कि ऐसे दो बीकर लिए, इसमें वाटर है, मान लो वाटर है, ठीक है, कलर चेंज करूंगी मैं, इसमें भी पार्टिकल्स कम है, इसमें पार्टिकल्स क्या है, ज्यादा है। इसमें ऑपोजिट होता है, उसमें आपके पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसमें आपका सोलवेंट मूव कर रहा है, सोलवेंट मूव कर रहा है जो कि लो से हाई की तरफ जाएगा, जो आपका लो से किसकी तरफ जाएगा, हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, कम है, पार्टिकल्स कम है पर वाटर क्या है, ज्यादा। बट इसमें आपके पार्टिकल्स ज्यादा है पर वाटर क्या है, वाटर आपका कम है, इसमें आपका वाटर ज्यादा, इसमें आपका वाटर ज्यादा। कहने का मतलब मोटा मोटा कि इसमें ऑस्मोसिस में आपका, ऑस्मोसिस में वाटर, ऑस्मोसिस में वाटर की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, और ये लो से किसकी तरफ जा रहा है, हाई की तरफ जा रहा है, मतलब लो कंसंट्रेशन से जो लो कंसंट्रेशन से वाटर हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया
तो आप प्लीज वीडियो को फिर से रिवाइड कर लेना, बट मैं फिर से बता देती हूँ एक बारी, तो पूरे को हटा के फिर से देखते हैं, ठीक है। पिन को हम करेंगे थोड़ा पतला चलो देखो, होता क्या है, ये आपका एक बीकर है, दो बीकर है, मान लो दो बीकर है, इसमें पार्टिकल्स कम है, ए पार्टिकल्स है, ठीक है, पर वाटर की मात्रा ज्यादा, वाटर की मात्रा क्या ज्यादा, इसमें पार्टिकल्स बहुत टाइट है, घिचू पिचू हुआ पड़ा है इसमें, ठीक है, मतलब मोट ज्यादा पार्टिकल्स है, टाइट है, और इसमें आपके वाटर की मात्रा या वाटर का लेवल कम है। अब इसमें वाटर जो है वो जिसमें कम है उधर ही जाएगा, ठीक है, तो इसमें अगर वाटर कम है तो वाटर इधर जाएगा बच्चे, ठीक है, मतलब लो कंसंट्रेशन वाले पार्टिकल से पानी हाई कंसंट्रेशन वाले पार्टिकल्स के पास जाएगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट बढ़े, यही चीज इसमें डायग्राम में शो की, देखो कम कंसंट्रेशन है तो ज्यादा है, तो इधर अब कम कंसंट्रेशन है, वाटर किधर मूव कर गया, इधर मूव कर गया। अब इसमें तो लेवल पूरा इकट्ठा बताया, बट इस फोटो में उन्होंने बताया कि कम वाले में से ज्यादा पार्टिकल्स के पास क्या चला गया, वाटर की मूवमेंट हो गई, ठीक है। चलो जी आगे बहुत सारे टॉपिक में करने वाले ऑस्मोसिस, आप टेंशन मत लेना। अब देखो, अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड ऑस्मोसिस, सो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ये कि सॉरी एक मिनट, चल देखो, if the medium of surrounding the cell has higher water concentration than the cell gain water by osmosis, such as the solution is known as hypertonic solution. Water molecule will passes freely across the cell membrane, thus the cell swells up, ठीक है। अभी हम इसको इस तरह रीड कर लेते हैं, आगे मैं बताती हूँ। लोअर कंसंट्रेशन में क्या है, इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन वाटर देन द सेल लूज वाटर बाय osmosis, such as the solution is known as hypertonic. हाइपो और हाइपर में डिफरेंस देखना, एंड दिस इज विल लीड टू श्रिंकिंग ऑफ द सेल, ठीक है। इतना समझ आ गया सभी को, चलो इधर देखते हैं हम सारा डिफरेंस, ठीक है। इधर देखते हैं हम कि क्या तीन चीजें आपके पास, हायर कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन और सेम कंसंट्रेशन, इनमें डिफरेंस क्या है अभी देखेंगे हम। तीन बीकर ले रही हूँ, तीन बीकर्स, ठीक है, ये लिए मैंने तीन बीकर्स, ठीक है। फिर से बनाऊंगी थोड़ा, देखो बच्चे ध्यान से देखना, एक बीकर जिसमें आपका सॉल्ट और वाटर की बात करेंगे, जिसमें सॉल्ट कम, देखो तीन बीकर है, सभी में वाटर डाला हुआ है, ठीक है, तो एक में हम या सॉल्ट डाल लो या शुगर डाल लो, दो चीजें होती हैं, ठीक है। सॉल्ट कम है, वाटर ज्यादा है। अब इसमें देखो, इसमें सॉल्ट ज्यादा है, वाटर कम है, ठीक है। अब इसमें देख लो, सॉल्ट की मात्रा और वाटर की मात्रा क्या दोनों की सेम है, ठीक है। अब पानी किस रंग का होता है, नीला, नीला कलर, हम इसमें बता देते हैं। इसमें क्या है, ये वाटर, ये वाटर और ये वाटर ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, इसमें पानी ऐड कर दिया। देखो
कर दिया ऐड। तो अब हम इसमें भी आपका एनिमल सेल, इसमें भी आपका एनिमल सेल और इसमें भी आपका एनिमल सेल है। ठीक है, तीनों में अब हम एनिमल सेल देख लेंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें सेल है जो, उसमें वाटर, क्योंकि इसमें बाहर जो हाई कंसंट्रेशन है, वाटर की कंसंट्रेशन इसमें क्या है, ज्यादा है। अगर वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, पर सेल के अंदर तो पानी नहीं है ना, तो पानी वाटर जो है वो सेल के अंदर जाएगा। वाटर जो वो किसके अंदर जाएगा, सेल के अंदर, क्योंकि अंदर पानी नहीं है सेल के। ठीक है, ये पहला केस। फर्स्ट केस समझ आया, वही हाई कंसंट्रेशन वाली चीज देखी ना, वही चीज समझा रही हूँ। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या था, पानी की मात्रा बाहर ज्यादा थी, सेल के अंदर पानी नहीं था, है ना। तो जिसकी वजह से जो सेल के अंदर पानी गया तो वो स्वेल अप हो गया, सूजने लग पड़ा। ठीक है, अब इसमें पानी की मात्रा क्या है, लो है, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। और जो आपका सेल है वो तो क्या हो चुका है, पानी से भर चुका है, स्वेल अप हो चुका है। अब ये सेल है वाटर को बाहर निकालेगा। ठीक है, वाटर को बाहर निकाला तो ये सेल है वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया, टूट गया, पिचक गया। ठीक है, यही होता है ना, यही होता है कि अगर आप बैलून में से भी पानी निकाल दोगे तो वो भी फट जाता है, मतलब निकलने लग पड़ेगा, वो भी पिचक जाएगा। तो उसमें से सेल जो है वो श्रिंक हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें आपका सोल्ट और वाटर तो सेम है, मतलब वाटर भी सेम है और मतलब इसमें वाटर भी सेम है, बाहर की क्वांटिटी भी सेम है, अंदर वाले भी ठीक ठाक है। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर इधर से पानी आएगा, अगर सेल में जा रहा है तो उधर से निकली जा रहा है, इधर से पानी आ रहा है तो इधर से जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो बाहर को आई जा रही है, अंदर आई जा रही है, बाहर, मतलब सेम मूवमेंट चल रही है। एनी क्या बोलूं कि कोई भी नेट मूवमेंट नहीं हो रही, एनी टाइप ऑफ नेट मूवमेंट नो मोर दिस। ठीक है, मतलब कोई भी, मैं सिंपल वे में बोलूं तो इसमें कोई भी जो आपकी मूवमेंट है ना नहीं हो रही, तो इसमें आपका जो सेल है वो ठीक है, और सॉल्ट और वाटर की मात्रा जो है बिल्कुल सेम है। इसमें आप देख सकते हो, इसमें आपकी जो सॉल्ट की मात्रा थी बच्चे वो कम थी, और वाटर की मात्रा हमने ज्यादा रखी, तो हाई कंसंट्रेशन वाला कंसेप्ट आ गया इसमें। इसमें हमने देखा कि सॉल्ट की मात्रा ज्यादा रख दी है और जो आपका वाटर है वो कम है, तो इसमें लो कंसंट्रेशन आ गया, इसमें आपका सेम कंसंट्रेशन आ गया। वही तीनों चीजें मैंने आपको बताई है। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो गए, आई होप आपको लग गया पता, फर्स्ट केस, सेकंड केस है, थर्ड केस। चलो अब हम वापिस चले। हाँ जी, आ जाओ अब इस पे, वही बात कि हायर, if the medium surrounding the cell has higher water concentration, the will gain water by osmosis, such as the solution is known as hypotonic solution। कि हायर कंसंट्रेशन वाले जो सोल्यूशन है उसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जिसके सेल के सराउंडिंग में क्या है, ज्यादा मात्रा में क्या है, वाटर है। ठीक है, सो नेक्स्ट इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल विल पास फ्रीली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, दस द सेल स्वेल अप। कि इधर क्या होता है कि जो सेल के अराउंड पानी होता है वो बहुत ही इजी तरह उसके साउंड में क्या है वो, मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक है, और सेल के अंदर तो पानी नहीं है। ठीक है, तो वो जो वाटर है वो सेल के अंदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद स्वेल अप हो जाएगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है पास हो जाती है सेल के मेम्ब्रेन में, तो जो सेल है, एनिमल सेल है, वो क्या हो जाए, सूज जाता है। ठीक है, तो लोअर कंसंट्रेशन में हमने देखा कि जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो लो रहती है
और जो आपका सेल होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, वो क्या हो जाता है, श्रिंकेज हो जाता है। ठीक है, चलो हाँ जी, सेम वाटर में भी वही, किसमें कोई भी नॉट येट मूवमेंट ऑफ वाटर क्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन, और इसे ही आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हो। देखो ये रहा हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, और ये हाँ हाइप्टोटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक में आपने एक एनिमल सेल लिया हुआ है, सेल के अंदर क्या है, कुछ नहीं है, वाटर इसमें मूव कर रहा है, मतलब वाटर अंदर जा रहा है तो स्वेल अप हो गया। अब इधर आओ हाइपोटोनिक में, जब वाटर अंदर गया तो स्वेल अप होने के बाद वाटर जो है वो ज्यादा, जो सेल है वो ज्यादा भर चुका था। ठीक है, तो वो क्या हो गया, बर्स्ट आउट हो गया, श्रिंक हो गया, श्रिंक हो गया। ठीक है, तो आइसोटोनिक में क्या है, जो सेल्स है जैसे ही वाटर आ रहा है वैसे ही बाहर जा ही रहा है, मतलब नॉट एनी मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो ये आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और इसमें जो सेम वाटर कंसेंट्रेशन कंसेप्ट ये है आपका। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया। चलो जी नेक्स्ट बढ़े। हाँ जी, अब आ गया आपका आ गया एंडोसाइटोसिस। हाँ जी, इसमें क्या होता है इसमें जो कोई भी मैं लगा लू, हाँ जी देख लेते हैं पहले इसको, ये चीज करता है वो इनगल्फ इन फूड, मतलब अपने खाने को अगर उसके आसपास कोई खाना है तो फटाफट से झपट लेता है। देखा, मैं अमीबा की एग्जांपल देती हूँ, अमीबा की एग्जांपल दूंगी, देखना। आपको पता है इस तरह से आपका कुछ अमीबा होता है। ठीक है, अगर उसका फूड यहाँ पे है ना, अगर उसका फूड यहाँ पे है, ये अमीबा है और ये फूड है, और वो क्या करेगा, फिर एक अमीबा बनाऊंगी, इस फूड को झपट लेगा। ठीक है, और इस पार्टिकल को पता भी नहीं चलेगा कि वो कब इस अमीबा के अंदर चला गया, किस तरह अमीबा ने उसे कवर अप कर लिया। तो यही मीनिंग है एंडोसाइटोसिस का, कि इनगल्फ इन फूड, अपने खाने को फटाफट से ले लेना। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस विच एनेबल द सेल इनगल्फ इन फूड पार्टिकल्स other material external environment, है ना। तो this process of intake of material through plasma membrane is called एंडोसाइटोसिस। सो ये अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाली इसकी जो बाहर वाला पार्ट है, मतलब अंदर लेयर है, हमने देखी थी, इसकी हेल्प से ये क्या करता है, अपने फूड को फटाफट से, देखो मैंने वही चीज बोली, ये उसके मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल्स है, पहले यहाँ पे आए, उसने फटाफट से इसको थोड़ा सा कवर किया, फिर उसने धीरे 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 इसको पूरा बंद करके अपने यहाँ खाने को ले गया। ठीक है, यही चीज उसने यहाँ पे बताई है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट करें अब हम। हाँ जी, अब हमारा सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, ठीक है, सॉल्यूशंस के ऑस्मोसिस डिफ्यूजन पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े। ठीक है, एंडोसाइटोसिस पढ़ लिया, अब सेल वॉल पे आएंगे हम। सेल वॉल में क्या होता है, इन प्लांट्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। ठीक है, देखो हमने इस तरह से ये देखा था अपना प्लांट सेल। ठीक है, अब इसकी देखो, अब इसके अंदर वाला ये तो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब ये बाहर वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं सेल वॉल। ये वाला जो बाहर वाली इसकी आउटर कवरिंग, बाहरी कवरिंग है, इसे हम बोलते हैं
सेल मेम्ब्रेन, इसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो देखो अब ये देखो इस तरह का, ये पूरी इसकी ये बाहर वाली कवरिंग आप देख सकते हो, यही कहलाती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये अंदर जो है छोटे 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 ये सारे सेल्स हैं। ठीक है, ये प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडल वॉल, ये सारी बताई है, और इसे ही हम सेल वॉल बोलते हैं। अब सेल वॉल क्या करती है, आपको इतना भी पता होना चाहिए कि जो सेल वॉल है वो ओनली किस में होती है, आपकी प्लांट सेल में होती है। ठीक है, तो प्लांट्स इन एडिशन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो उसकी एक और कवरिंग होती है उसे ही आप सेल वॉल बोलते हो। सो द सेल वॉल इज अ जनरली मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो सेल वॉल है वो जनरली किससे बनी होती है, आपकी सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। जो सेलुलोज है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो उसे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ क्या करती है, उसका एक स्ट्रक्चर पूरा बना के उसे प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो आगे when a living plant cell loses a water through, अब हम पढ़े हैं प्लाज्मोल्स, प्लाज्मोलिसिस के बारे में, तो इसका मैं आपको ये पढ़ाने से पहले ये चीज बता दूं। ठीक है, देखो ये इसकी सेल वॉल है ना, अंदर वाली ये बाहर वाली सेल वॉल है, इसके अंदर हमने रखा प्लांट सेल, प्लांट सेल को रखा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमने रखा प्लांट सेल को, तो ये क्या कर गया, मतलब जब इसमें से वाटर जो है वो बाहर को जाने लग पड़ा, तो इसमें हाइपोटोनिक वाला सीन होने लग पड़ा। ठीक है, वो वाला केस शुरू हो गया इसमें। तो क्या हो गया, अंदर जो प्लांट सेल वो श्रिंकेज हो गया, बट सेल वॉल को कुछ नहीं हुआ, सेल वॉल वैसा का वैसा ही रहा। तो इसे ही हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोलिसिस। इसे ही हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। When a living plant cell loses a water through osmosis, there is a shrinkage or contraction. The content cell wall away from the cell wall. The phenomena is known as a plasmolysis. ठीक है बच्चे, क्या क्या देखा हमने कि अंदर जो हमने सेल वॉल को रखा था, ठीक है, उसमें से जो वाटर है वो बाहर को जाने लग पड़ा। ठीक है, मतलब उसके अराउंड जो वाटर की कंसेंट्रेशन थी वो कम थी बच्चे, तो उसमें हमने क्या, जो सेल है वो अपना पानी छोड़ने लग पड़ा, जो प्लांट सेल था, तो वो श्रिंकेज हो गया। ठीक है, सेल वॉल के अंदर की बात आई है। ठीक है, वो पिछला एनिमल सेल के नहीं, ये हम सेल वॉल की कर रहे हैं, तो उसमें क्या श्रिंकेज हो गया, बल्कि पर क्या क्या कि जो सेल वॉल है बच्चे उसे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो उसे ही प्रोसेस को हम, उसे ही फिनोमेना को हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको कवर हो गया। ठीक है, चलो आगे करेंगे। अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। 3 टाइप्स पता है आपको क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या कवर किया, अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब साइटोप्लाज्म, फिर हम अपना कवर करेंगे न्यूक्लियस, फिर आगे आगे टॉपिक। चलो, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या, आपको पता है इस तरह का सेल होता है, इसके बीच में कई तरह की ऑर्गेनेलिज है, सेल्स है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बहुत सारा कुछ है, तो इसमें मैं कलर चेंज करके बताऊंगी। अब जो इसमें इस तरह का फ्लूइड लाइक जो भी पानी जैसा तैर रहा दिख रहा होगा ना, यही होता है आपका साइटोप्लाज्म। यही क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म होता है। फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हो, यही आपका है साइटोप्लाज्म। यही आपका क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो द साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेंट plasma membrane, though also contain may specialized cell organelles such as of this organelles perform a specific function of the cell. देखो ये जो ये स्किन कलर का ना, ये सारा आपका क्या है, साइटोप्लाज्म। और वो बोल रहा है कि ये सारे ऑर्गेनेल्स का डिफरेंट क्या परफॉर्म करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है, किसके अंदर रह के,
हमारे सेल वॉल के अंदर रह के, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सब कुछ है। सेल मेम्ब्रेन आपका, सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, साइटोप्लाज्म है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, इतना कवर हो गया। अब इसके फंक्शन देख लेंगे। हाँ जी, अब फंक्शन है, इट सपोर्ट्स एंड सस्पेंड द सेल ऑर्गेनेल्स एंड मोलिक्यूल्स। ये सपोर्ट करता है साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स को। सेलुलर प्रोसेस अकर इन द साइटोप्लाज्म, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। इसमें कुछ ऐसा प्रोसेस हो जाता है, जो प्रोसेस होता रहता है, जो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है। अ लोअर मूवमेंट ऑफ सेलुलर, इसमें हार्मोन्स की भी क्या होती है, मूवमेंट होती रहती है। सो इट डिजॉल्व सेलुलर वेस्टेज, और ये कुछ एक्स्ट्रा वेस्टेज को भी क्या करके रखता है, डिजोल्व करके रखता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करें। अब आ गया हमने न्यूक्लियस। तो बच्चे हमने क्या क्या कवर करिए अपना, हमने अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करिए, उसके अंदर के टॉपिक किए थोड़े बहुत कवर, फिर हमने उसके बाद क्या कवर किया, साइटोप्लाज्म। अब हमारा न्यूक्लियस, क्या है न्यूक्लियस, चलो ये स्ट्रक्चर देख रहा आप, पूरा पूरा ये स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें छोटे छोटे भी क्या, ये पूरा ही आपका क्या, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपका पूरा एक न्यूक्लियस है। सो न्यूक्लियस इज अ प्रोमिनेंट ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द सेल विच कंट्रोलिंग द सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सो जो न्यूक्लियस है ना, वो बच्चे आपके बॉडी के अंदर सारे सेल्स की जो मूवमेंट हो रही है, या कोई भी कंट्रोलिंग करनी हो, ठीक है, कोई भी कंट्रोल करना है सेल को, उसका काम करता है। ठीक है, ये एक लार्ज स्फेरिकल ऑर्गेनेल है जो प्रेजेंट होती है सभी सेल्स के अंदर। इस सभी सेल्स के अंदर छोटे छोटे डॉट्स की तरह क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हमने आपका अनियन सेल में भी देखा था, उसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट था। ठीक है, सो द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, डबल लेयर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जैसे हमने देखा था परमेबल मेम्ब्रेन, उसी तरह ही ये न्यूक्लियस में भी ये साइटोप्लाज्म से इसको सेपरेट करके जो रखता है, उसे ही आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये डबल लेयर होता है। ठीक है, हाँ जी। सो नेक्स्ट, लाइक अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन also porous allow the movement of substance between cytoplasm and inside the nucleus। कहते सेम एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ये भी कुछ सेल्स को अंदर आने बाहर जाने का क्या करता है, अलो करता है। और ये किसके बिटवीन होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बिटवीन होता है। ठीक है, चलो इसके आगे करें बच्चे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आगे। सो अब है कि इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर्स। अब ये देखो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना इसमें, और इसे ही आप बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, chromatin material condenses form a rod-like structure called chromosomes। अब जब डिवीजन होती है सेल्स की, अब रोड लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, क्रोमोसोम्स बोलते हो। सो इस तरह के कुछ रोड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, आई इतना आपको सभी को पता है। सो उसे ही हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स। सो क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है, को पता ना, डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह का हमने देखा है। सो डीएनए स्टोर करता है सारी इंफॉर्मेशन को, सेल को ग्रो करने में, उसके फंक्शन करने में, और उसके डिवीजन करने में क्या करता है, उसकी हेल्प करता है। द सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। अब कुछ सेगमेंट्स बने होते हैं इसमें, ठीक है, कुछ सेगमेंट्स बने होते हैं, उसे हम जीन्स बोलते हैं। अब जीन्स क्या है, क्या होते हैं जीन्स, पता ही है आप सभी को, कि जो कहते हैं ना कि जो जीन्स
देखो इसका बेटा अपने पापा पर गया, उसके थोड़े हैबिट्स मिल रहे, आंखें मिल रही है, उस उसको ही हम बोलते हैं। और जीन्स जो है वो हेरिडेटरी यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। सो कि इनके हैबिट्स जो है इनकी मम्मा जैसी है ना, हाँ इसकी शक्ल भी वैसी है, लोग बोलते हैं ना यही चीज है वो जीन्स, ठीक है। चलो, किसके जीन्स अपने पापा पे दिख रहे हैं इसके जीन्स, इसके पापा के जीन्स इसमें दिख रहे हैं, दैट्स ऑल। चलो नेक्स्ट करें। अब हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस क्या है, ठीक है। इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, ये पूरा न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसमें ये बड़ा सा ये होता है ना, ये होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। ये एक ब्रेन कहता है ये एक ब्रेन की तरह काम करता है न्यूक्लियस में, ठीक है। सो इट्स 25% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। ये होता है न्यूक्लियस और इसमें छोटे 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 होते हैं वो न्यूक्लियस होता है। सो समटाइम डू नॉट हैव, sometimes cells sometimes cells do not have a well defined nucleus because their lack of nuclear membrane, कहते हैं कई बार जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, तो इसलिए वो उसमें किसकी कमी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कमी होती है। तो सच न्यूक्लियस विद नो डेफिनेट न्यूक्लियर बाउंड्रीज, और उसमें कोई भी न्यूक्लियर बाउंड्रीज नहीं है, जैसे ये सेल है इसमें ये बाउंड्रीज क्या है, नहीं है, तो उसे ही हम बोलते हैं न्यूक्लियोलॉइड, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलॉइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़े अब है टाइप्स ऑफ सेल्स। अब हम टाइप्स ऑफ सेल देखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। चलो देखो जल्दी से। प्रोकैरियोटिक सेल वेरी मिनट साइज इसका जो है 1 to 10⁻⁻6 के मीटर के आसपास होता है, ठीक है। सो न्यूक्लियर रीजन इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। सो ऑलवेज इज अ यूनिसेलुलर, ये हमेशा 1 यूनिट सेल है, ठीक है। सिंगल सेल क्रोमोसोम प्रेजेंट, इसमें सिंगल क्रोमोसोम्स क्या है प्रेजेंट होती है, क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये पूरा एक सेल है ना, तो इसके अंदर ही ये सब कुछ है, ये सारे फंक्शन खुद ही करी जा रहा है, ठीक है, खुद ही करता है, तो इसीलिए इसे हम ऑलवेज यूनिसेलुलर और सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सो इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होता है, ठीक है। सेल डिवीजन बाय फ्यूजन और बडिंग, जो इसकी सेल की डिवीजन होती है वो सेम एज फ्यूजन और बडिंग की तरह ही होती है, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट, इसमें जो सेल ऑर्गेनेलिज होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। सो इसमें एग्जांपल है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि इसके अंदर ही सब कुछ है, ठीक है, तो इसके कोई भी सेल ऑर्गेनेलिज नहीं है, ये खुद अपना काम कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब है हमारा यूकैरियोटिक, ये बहुत बड़े साइज का होता है, ठीक है, ये देख सकते हो आप, बहुत बड़े साइज का होता है, और न्यूक्लियर मटेरियल आर सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें काफी सारा मटेरियल इसके सराउंड में रहता है, मे बी ये यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है, ये दोनों फंक्शन कर लेता है। सो मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट, इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, इसमें न्यूक्लियस भी आप इसका क्या है प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन मिटोसिस और मियोसिस की तरह की सेल डिविजन होती है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, इसमें जो बाउंड सेल है, मेम्ब्रेन सेल है, उसकी जो ऑर्गेनेल्स है वो प्रेजेंट होती है, क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर भी है। इसमें एग्जाम्पल आपका ऑल प्लांट्स, एनिमल और अमीबा भी आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे इसका डिफरेंस, अब हम देखेंगे
डिफरेंस। सो डिफरेंस पहले साइज की बात की जाए तो ये 50 माइक्रोमीटर और ये 1 to 100 माइक्रोमीटर के अराउंड है। सो ऑल माइक्रोब्स आर यूनिसेलुलर एंड कॉलोनल द न्यूक्लियोइड नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। सो some are microbes, most are the large organisms, all possess the membrane bound nucleus, क्योंकि इसमें अब उसमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियोइड कैसे आ गया, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस भी है और न्यूक्लियोइड भी होगा। सो सेल डिवीजन ऑफ सेल्स की नो मिटोसिस और नो म्यूसिस, इसमें सिर्फ बाइनरी और बडिंग फ्यूजन की तरह क्या होती है, डिफ्यूजन होती है, ठीक है। एक मिनट, जूम करके पढ़ेंगे कि फिर समझ नहीं आएगा ना। अब देखो, हमने कहा था कि सेल डिवीजन तक देखा था, ठीक है, सेल डिवीजन तक देखा था कि इसमें ना ही मिटोसिस टाइप की कोई एंड म्यूसिस टाइप का कोई प्रोसेस नहीं होता, जबकि जब इसकी डिवीजन होती है वो बाइनरी और बडिंग के प्रोसेस में होगी, ठीक है। और बट इसमें म्यूसिस और मिटोसिस दोनों डिविजन्स होती है, ठीक है। इसमें सेक्सुअल सिस्टम के बारे में बताया कि एब्सेंट इन द मोस्ट फॉर्म व्हेन प्रेजेंट अनडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर रेसिपिएंट, कहते हैं इसमें भी क्या होती है कि जेनेटिक जीन्स का क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। इसमें मोस्ट ऑफ द मेल में और दोनों में फर्टिलाइजेशन क्या होती है। इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। सो इसमें मल्टी सेलुलर नहीं है, कोई मल्टी सेलुलर डेवलपमेंट, नो मल्टी सेलुलर नहीं है, इसमें यूनिसेलुलर है, ठीक है, ये आप सभी ने देखा। अब इसमें आपके मल्टी सेलुलर भी है और ऑर्गेनिज्म शो एक्सटेंसिव टिश्यू डिफरेंशिएशन, हमने देखा इसमें मल्टी सेलुलर भी होती है और यूनिसेलुलर भी होती है, जबकि हमारे इसमें सिंगल सेल होता है। सम एज अ सिंपल बैक्टीरियल फ्लैगेला कंपोज ओनली वन फाइब्रिल होता है, और इसमें जो फ्लैगेला आर कितने टाइप के होते हैं, 9+2 टाइप के होते हैं, ठीक है। और ये इसमें सेलुलोज क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड प्लांट्स एंड, और हाँ, सेलुलोज जो है वो आपके प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। चलो इसका आगे देखिए, लास्ट पार्ट, हाँ जी। अब ऑर्गेनेल्स की बात की है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सच हैज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल सारे इसमें क्या नहीं होंगे, इसमें सभी एब्सेंट होंगे। बट इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स सब इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो राइबोसोम्स आर स्मॉलर मेड अप ऑफ 70 एस यूनिट्स। सो और इसमें हाँ, आप इतना ही कीजिएगा, इसमें तो जो राइबोसोम है इसमें छोटे छोटे होते हैं और 70 एस टाइप यूनिट्स होती है, जबकि इसमें लार्जर होते हैं और 80 एस टाइप यूनिट होती है। अब हम देखेंगे अगला,
डीएनए, ठीक है। हाँ जी, डीएनए देखेंगे अब हम कि जेनेटिक मेड मटेरियल इज नॉट फाउंड इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रोमोसोम्स। हमने देखा था कि इसमें जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए वो नहीं होता, ठीक है, इसमें जो डीएनए नहीं होता, जबकि इसमें जेनेटिक मटेरियल फाउंड होता है, मतलब मिल जाता है, और क्रोमोसोम्स को भी हम इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जबकि इसमें आप क्रोमोसोम को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, ठीक है। चलो जी, हाँ जी, चलो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि थोड़ा सेशन लंबा जा रहा है। सो जो इसके अभी थोड़े से और टॉपिक रह गए हैं वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पिन करें। थैंक यू। सॉरी, और कभी कई बच्चों को डाउट था कि कुछ मैम बैक एक्सरसाइज वगैरह आप भी करवाएं या असाइनमेंट्स को क्वेश्चंस को डालें, तो वो आपको सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हो सके अगर मेरे से हो सकेगा तो मैं आपको बैक एक्सरसाइज को भी यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है, और विद क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सभी हम कवर करेंगे। बट आपको अगर चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।